खंड 1 अध्याय 41। यह सही है, आपने भी यह सुना। तू लेना का चेहरा तिरस्कार से भर गया। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा। चू वान थोड़ा अधीर था। उसने सीधे पूछा, क्या यह फुओंगची तिन्ह का समूह है? ली तुआन ने उसकी ओर देखा। दूसरी तरफ तू लेना ने कहा, तुम भी उसे जानते हो। फुओंगची तिन्ह उनका टीम लीडर है। चू वैन, उनकी टीम में क्या गड़बड़ है? तू लेना ने बुदबुदाया, प्रतियोगिता के लिए शॉर्टकट लेना। इससे लोगों को वास्तव में अपना ज्ञान बढ़ाने में मदद मिलती है। शॉर्टकट? काओ किएन होंग ने चू वैन से कहा, मैंने सुना है कि वे प्रायोजक से मिले और चर्चा की। यह सिर्फ चर्चा नहीं है, जू लेना ने बीच में टोका। प्रोफेसर अपनी टीम को सीधे उस जगह ले गए जहां उन्होंने विषय के लिए पूछा था। झो यून, विषय कहाँ से आया? क्या प्रतियोगिता सिर्फ अपने विषय चुनने के बारे में नहीं है? अगर तुम ऐसा कहते हो, जू लेना ने अपना कांटा आधे खाए हुए फलों के सलाद में घुसा दिया। ओह, कोई बात नहीं। चलो अब इन परेशान करने वाली चीजों का जिक्र नहीं करते। वैसे भी वे तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। वे अगले दौर में भाग नहीं लेंगे। झो यून सुनते सुनते और भी उलझन में पड़ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? अब और भाग नहीं लेना? गांव जियान होंग ने झो यून से कहा, प्रतियोगिता के नियमों में एक नियम है कि जो उत्पाद दूसरी कंपनियों के साथ सहयोग कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन्हें प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि उनका गेट कोड बेच दिया गया है। झो यून दंग रह गई। ली शुन ने फिर से अपने चाय के प्याले से खेला। जू लीना ने कहा, उनके पर्यवेक्षक ने प्रायोजक कंपनी के साथ काम किया था और उन्हें पता था कि उन्होंने हाल ही में शिनचिंग में एक कार्यालय बनाया था और इस क्षेत्र पर शोध कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कुछ महीने पहले ही इस परियोजना को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने छात्रों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देने से पहले इसे अच्छी तरह से किया था। मैं वास्तव में उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। उनके बगल में बैठे एक सहपाठी ने कहा, वे प्रतियोगिता में भाग लेना जारी रख सकते थे और अपनी परियोजना पूरी करने के बाद इसे बेच सकते थे, लेकिन वे अधीर थे और गलतियां करने से डरते थे। एक अन्य सहपाठी ने कहा, मुझे नहीं पता कि इसमें कितने कीड़े हैं। यह सिर्फ एक खाली बैरल है। झो यून थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर धीरे से बोला, तो वे अब प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे? अब भाग लेने का क्या मतलब है? तू लेना ने 2 बार व्यंग्य किया। अधिकार बेचने और विशेष पुरस्कार जीतने से लोगों के पास प्रसिद्धि और धन दोनों होते हैं। उन्हें दूसरों की बातों की परवाह क्यों करनी चाहिए? ऐसी बातें मत करो। एक तीखी महिला की आवाज आई। सभी ने अपना सिर घुमाया। देखा कि कुछ ही दूरी पर एक आदमी और एक महिला एक मेज पर बैठे थे। चू वान को इन दोनों लोगों का थोड़ा सा आभास था। वे फोंगची तिन्ह के साथ एक ही स्कूल में थे। लुओंग वुहान नाम की लड़की फोंगची तिन्ह की गर्लफ्रेंड थी। वे दोनों साथ साथ यहाँ आए थे, लेकिन प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। वह युवक उसके समूह का सदस्य था। अप्रत्याशित रूप से वे भी यहाँ खाने के लिए आए थे। लियांग युक्सिन ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, कॉपीराइट बेचने में सक्षम होना योग्यता की बदौलत है। यहाँ रहकर दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने के बजाय मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अपने कौशल को सुधारने के लिए घर जाकर अभ्यास करना चाहिए। जू लीना कमजोर होने को तैयार नहीं थी। किस स्तर पर सुधार करना है? पिछले दरवाजे से जाने का स्तर? मौके पर ही बुराई करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। जू लीना को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। पहली नजर में यह स्पष्ट था कि उसे फेंग झिजिंग के काम करने का तरीका पसंद नहीं था। लियांग युक्सिन ने घूरकर कहा, पिछले दरवाजे से जाने का क्या मतलब है? अगर आपके पास कौशल है तो आप भी। बंद करो, वुक्सिन। पुरुष छात्र ने उसे बीच में टोकते हुए व्यंग्य किया। ये शब्द कहने का क्या फायदा? यह तो सालों से ऐसा ही है। जब कोई कॉपीराइट बेचता है
तो कोई ना कोई तो होगा ही जो अप्रत्यक्ष रूप से इसके बारे में बात करेगा। हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं। दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो। ओह, तुम सही हो। लुओंग वुहान ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा और अब तू लेना की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। तू लेना इतनी नाराज थी कि वह गुस्से में आ गई और अपने दांत पीसने लगी। चू वैन अब और सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वह उठकर चला गया। झील शांत और आरामदायक थी और किनारे पर कुछ ही दूरी पर कुछ छोटी नावें लंगर डाले खड़ी थी। वे झीलों पर नहीं, सिर्फ फैंसी कैफे पर ही चल सकते हैं। झील के किनारे लहराते विलो वृक्ष, बार स्ट्रीट पर फैला सुंदर दृश्य। गर्मियों की रात इत्मीनान से थी। सड़कों पर लोगों की भीड़ थी। सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं रंगीन सड़कों को पार कर रही थी। हंसी, रोना और बातें सब रात की हवा में बह गई थी। चमकीला चांद झील पर प्रतिबिंबित हो रहा था, प्रत्येक लहर के साथ लहरा रहा था और फिर टूटकर अलग हो रहा था। झो यून ने झील को देखा, अचानक महसूस किया कि वह जो कर रहा था उसका कोई मतलब नहीं था। उसने मूर्खतापूर्वक सोचा कि वह केवल प्रयास करके फोंगची तिन्ह के खिलाफ जीत सकती है, लेकिन वास्तविकता ने उसे एक दर्दनाक सबक सिखाया। उसे सिखाया कि इस दुनिया में जीत के अनगिनत रास्ते हैं। यदि आप एक रास्ता रोकते हैं, तो लोग दूसरे रास्ते पर चुपके से आ सकते हैं। मैं भगवान को अंधा होने के लिए दोषी ठहराता हूँ, खलनायकों को आत्मसंतुष्ट होने देता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भले ही फोंगची तिन्ह ने अंतिम दौर में भाग लिया हो, क्या उसकी टीम के परिणाम उसे कुचल सकते हैं? कई साल बीत गए, क्या उसे अभी भी लियू शियाओयान नाम की लड़की याद है? उसके लिए लियू शियाओयान सिर्फ स्कूल के नेताओं की चापलूसी करने के लिए एक सीढ़ी थी, जिस पर एक बार पैर रखने के बाद वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता था। सिर्फ वह खुद हमेशा चिंतित रहती थी, हमेशा अपनी यादों में खोजती रहती थी और उन पछतावों को याद करती थी जो वहां थे और नहीं थे। फिर उसे पूरा करने के लिए हर तरह के घुमावदार तरीके खोजती थी। इसका अर्थ क्या है? अगर आप वाकई फोंगची तिन्ह से नफरत करते हैं, तो आपको सालों पहले ही अपने दोस्त की रक्षा के लिए खड़ा हो जाना चाहिए था। अब उसके खिलाफ जीतना बेईमानी है। और तो और, तुम जीत भी नहीं सकते। चू वान को अचानक खुद से बहुत घृणा होने लगी। उसने पुल पर कमल के आकार के पत्थर के खंभे पर अपना सिर टिकाया और धीरे धीरे बैठ गया। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। कुछ ही देर बाद अचानक उसके पेट पर एक और हाथ दिखाई दिया। वह हाथ बहुत बड़ा था, बहुत कोमल। फिर धीरे से उसे ऊपर उठाया जैसे कि डूबती हुई नाव को बचा रहा हो। क्या हुआ? क्या तुम बिना पिए ही नशे में हो? उसकी आवाज पहले की तरह ही शांत और स्पष्ट थी, थोड़ी चिढ़ाने वाली, लेकिन अंधेरे की वजह से यह कर्कश लग रही थी। झो यून ने अपना सिर नीचे किया, उसे थोड़ा हिलाया। क्या हुआ? कुछ नहीं। ली जुन उसके ऊपर झुक गई। खुश नहीं? कुछ नहीं। दिन के दौरान उसे बहुत पसीना आता था। उसके बाल उसके कानों से चिपके रहते थे, हवा उन्हें सुखा नहीं पाती थी। ली जुन ने अपनी आंखें मूंद ली, शांति से कहा, मैंने यहाँ आने में इतना समय नहीं लगाया कि मैं तुम्हारी वर्तमान अभिव्यक्ति देख सकूं। झो यून का दिल दुख गया। मुझे माफ कर दो। उसे वास्तव में ली जुन के सामने गुस्सा और बेचैनी नहीं दिखानी चाहिए थी। फोंगची तिन्ह के मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की है। आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उसने उससे बात करने के लिए विषय को कुछ हल्का फुल्का करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग जंग खा गया था। वह पलट नहीं पा रहा था। ली शुन ने सिगरेट जलाई।
क्या तुम सच में उस फैंग जीजिंग आदमी से नफरत करती हो? हाँ। जैसे ही उसने जवाब देना समाप्त किया, उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, और वह समझाने ही वाली थी कि उसने ली शुन की हल्की हंसी सुनी। मुझे पता है। एक पल की चुप्पी के बाद झो यून ने कहा, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि क्यों? मैं नहीं पूछूंगी। क्या होगा अगर कारण कुछ ऐसा हो जिस पर तुम्हें विश्वास न हो? भले ही कोई कारण न हो, यह ठीक है। ली शुन सीधे खड़ी हो गई। हर किसी के पास ऐसे समय होते हैं जब वह अपनी भावनाओं के अनुसार काम करता है। ली शुन की आवाज हमेशा शांत रहती थी। झो यून उससे प्रभावित थी। उसे लग रहा था कि वह अब पहले जैसी असहज नहीं थी। उसने उससे कहा, मैं वापस जाकर पहले आराम करूंगी। तुम लोग धीरे धीरे खाना खाओ। ठीक है। लाई तुआन ने चू वैन की आकृति को जाते हुए देखा, फिर खाने की मेज पर लौट आया। काओ किएन होंग ने उससे पूछा, वह व्यक्ति कहाँ है? राजकुमारी पहले ही महल में लौट चुकी है। काओ किएन होंग मुस्कुराया। उसके बगल में तू लेना आया और लाई तुआन से पूछा, क्या? कौन सी राजकुमारी? लाई तुआन बैठा नहीं। उसने इत्मीनान से दवा निकाली। तुले ने उसे आग्रह किया, यह एक राजकुमारी है। हतप्रभ था। गीत तुआन ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, बेशक। अगर आपके पास थोड़ा और साहसी भावना है तो यह और भी बेहतर होगा। काम। क्या बात है। प्रतियोगिता उत्पाद पहले से तैयार नहीं है। क्या आप अभ्यास कक्ष में पेश करने जा रहे हैं? कैसा बचाव? लीक सुन ने अपनी सिगरेट बुझाते हुए उदासीनता से कहा, अगर यह जारी रहा तो मेरा व्यापारिक सौदा शायद बर्बाद हो जाएगा। जू लेना ने निराशा में कहा, तो अब तुम्हें वापस जाना होगा। लीक सुन सिर हिलाने वाला था, लेकिन कुछ सोचते हुए उसकी नज़र जू लेना पर पड़ी। उन साफ आंखों से देखते ही तू लेना का चेहरा लाल हो गया और उसकी आवाज नरम हो गई। क्या हुआ? ली तुआन ने कहा, ऐसा लगता है कि आप प्रतिस्पर्धी टीमों और टीम का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तू लेना ने जवाब दिया, मैं काफी लोगों को जानती हूँ। ली तुआन ने उसे सोच समझकर देखा और धीरे धीरे उसके पास चली गई। उसकी लंबी कद काठी ने चांदनी को अवरुद्ध कर दिया। तो लेना का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। अचानक उसके कंधे भारी लगने लगे। फिर उसे एक शुद्ध सुगंध का एहसास हुआ। उसके कान के पास एक मोहक आवाज गूंजी, तो क्या तुम मुझे फैंग जीजिंग के प्रोटोटाइप डिवाइस और मूल प्रोग्राम को पाने में मदद कर सकते हो? हवा ने सड़क के किनारे की घास को उड़ा दिया। झो यूं अपने कमरे में लौटी और उस व्यक्ति से मिली जिसे वह सबसे कम देखना चाहती थी, ठीक गेस्ट हाउस के दरवाजे पर। फेंग झिजिंग ने प्रायोजक कंपनी के साथ अपनी बैठक समाप्त कर ली थी। उसका चेहरा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि चर्चा अच्छी तरह से हुई थी। उसके कदम तेज थे। झो यू ने फूलों के बिस्तर के पीछे छिपने की कोशिश की लेकिन असफल रही। फेंग झिजिंग ने उसे बस एक नज़र से देखा। अरे झो यू! वह आगे बढ़ा, मैं मीटिंग खत्म कर चुका हूँ। ओह! पिछले कुछ दिनों से उनकी कंपनी की उत्पादकता इतनी कम रही है कि मुझे उनसे धैर्यपूर्वक बात करनी पड़ी। यह सही है। हमारा समूह अब आधिकारिक प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा। फोंग ची तिन्ह ने आधे मजाक में कहा, मैं तुम लोगों को पहला पुरस्कार दूंगा, तो मिस लियू भी खुश होंगी। है, ऐसा लगता है कि इसमें कोई छिपी हुई तकनीक है। मैंने सुना है, चूंकि वह छोटी थी, ज़ोउ यू ने अनगिनत झूठ को बताया था, लेकिन इस बार उसे सबसे असहज। बधाई हो। सीसीआर, वे दूसरों के द्वारा ईर्ष्या करते हैं। मस्तिष्क थोड़ा उच्चतम प्रतिक्रिया मूल्य प्राप्त करें। इसके अलावा, झो यून, क्या आप जानते हैं कि आपका स्वभाव उनसे कैसे अलग है? झो यून ने अपना सिर हिलाया। फेंग जीजिंग ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वे जो चाहे कहने का विकल्प चुन सकते हैं।
लेकिन मुझे यह चुनने का भी अधिकार है कि मैं सुनूं या नहीं। लेकिन चाहे वे इसे कितना भी व्यंग्यात्मक ढंग से कहें, मेरे परिणाम अपरिवर्तित रहेंगे। अगर मैं उन शब्दों को सुनने का फैसला करता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ समय के लिए असहज महसूस करूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं सुनना चाहता, तो मैं जीत जाऊंगा। उसकी आंखें चमक उठीं, जो एक सफल व्यक्ति के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, जिसने झो यून को सहानुभूति जताने के लिए मजबूर किया। आप निश्चित रूप से उनके जैसे नहीं होंगे। आप बहुत होशियार हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है न? झो यून का दिल ठंडा हो गया था। उसके बगल में रखा हाथ कांप रहा था। उसने अपना चेहरा और आवाज शांत रखने की कोशिश की। हाँ, मैं समझती हूँ। खंड 1 अध्याय 42। चू वैन अपने कमरे में लौटी और बिस्तर पर मुंह के बल गिर पड़ी। उसके सीनियर ने उससे पूछा कि वह कैसी है, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। पेट से लेकर कंधों तक ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का हर अंग चुरा लिया गया हो। यहाँ तक कि सांस लेना भी थका देने वाला लग रहा था। बस एक झपकी ले लो। उसने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया और खुद को मजबूर किया कि वह सो जाए और सब ठीक हो जाएगा। उस रात चू वैन ने एक सपना देखा। सपने में दृश्य बहुत अराजक था। वह एक बड़ी चट्टान से दबा हुआ था और हिल नहीं सकता था। जागने पर उसे घुटन महसूस हुई और सांस लेने में कठिनाई हुई और उसे बहुत मतली महसूस हुई। अगले दिन स्कूल में एक और गतिविधि थी। काओ जियानहोंग झो यून को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करने आया, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे अस्वस्थ महसूस हो रहा है और वह नहीं जा सकती। तुम भी बाहर क्यों नहीं जाते? गाओ जियानहोंग हैरान था। तुम दोनों को क्या हो गया है? क्या तुम इस मौसम के आदी नहीं हो? जाओ। झो यून पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने गाओ जियानहोंग की तरफ देखा। ली जुन। गाओ जियानहोंग, वह कल रात भी नहीं सोया था। वह बस कुछ न कुछ करता रहा। आज सुबह जू लीना उसे खोजने आई थी। उन दोनों ने 1 घंटे से ज्यादा बात की। झो यून का दिमाग खाली था। वह कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। मैं थोड़ी देर और सो जाऊंगी। तुम खुद जाओ। गाओ जियानहोंग ने उसे चिंतित भाव से देखा। क्या तुम ठीक हो? झो यून ने अपना सिर हिलाया। गाओ जियानहोंग ने कहा, क्या तुम्हें मेरे द्वारा खाना खरीदने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। भूख नहीं थी। भले ही चू वैन ने विनम्रता से मना कर दिया, फिर भी काओ जियानहोंग ने उसके लिए नाश्ता खरीदा, जो सभी हल्के एपेटाइजर थे। गाओ जियानहोंग ने बर्तन रखे। उसके सिर से पसीना टपक रहा था जब उसने दूसरा हिस्सा उठाया। मुझे अभी भी ली शुन को देना है। मैं वास्तव में तुम्हारी नानी की तरह हूँ। हालांकि गाओ जियानहोंग शिकायत करता रहा, झो यून ने उसे अच्छी तरह से समझा और महसूस किया कि उसका मूड बहुत अच्छा था। शायद इसलिए क्योंकि उनके समूह को मूल रूप से यकीन था कि वे प्रथम स्थान जीतेंगे। कुछ खाओ, काओ जियान हांग ने कहा। झो यू काओ जियान हांग की दयालुता को कम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू कर दिया। खाना खाते समय उसने पूछा, ली तुआन क्या कर रहा है? क्या एसोसिएशन के पास कोई और प्रोजेक्ट है? मुझे नहीं पता। काओ जियानहोंग ने कंधे उचका दिए। जब मैंने उससे बात की, तो उसने ध्यान देने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने बस इतना ही किया। वह बहुत डरावना लग रहा था। झो यून ने प्लास्टिक का चम्मच काट लिया। बाकी दिनों के लिए ली शुन इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया था। उसने अपने फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। उसने अपने टेक्स्ट संदेशों का जवाब नहीं दिया। वह सुबह जल्दी निकल जाता था और देर रात को लौटता था। कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं। झो यूं और गाओ जियानहोंग ने उसे फिर कभी नहीं देखा। प्रतियोगिता से एक रात पहले तक
जब प्रोफेसर लिन ने सभी छात्रों को अंतिम निर्देश देने और उन्हें कुछ विवरणों पर ध्यान देने के लिए याद दिलाने के लिए बुलाया, लेकिन ली शुन का अभी भी कोई पता नहीं था। प्रोफेसर लिन की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने मुख्य रूप से उसे ये बातें बताई थी, लेकिन वह नहीं दिखा। सभी ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। क्या हो रहा है? वह कहाँ गया? प्रोफेसर लिन ने गाओ जियानहोंग और झोउ यू से पूछा। झोउ यू ने बेवकूफ बनने का नाटक किया। गाओ जियानहोंग ने धीरे से जवाब दिया, हम दोनों नहीं जानते। कल परीक्षा है और आप अभी भी नहीं जानते कि वह कहाँ गया। यह देखकर कि शिक्षक को उच्च रक्तचाप होने वाला था, झोउ यू ने जल्दी से उसे एक कप चाय दी। शिक्षक, थोड़ा पानी पी लो। प्रोफेसर लिन ने गाओ जियानहोंग से कहने से पहले चाय की कुछ चुस्कियां ली। तैयार हो जाओ, अगर वह कल नहीं आता है तो तुम एक प्रेजेंटेशन देने जा सकते हो। गाओ जियानहोंग ने सिर हिलाया। हाँ, लंबे समय तक तैयारी करने के बाद। गाओ जियानहोंग और झोउ यू दोनों को उत्पाद के विवरण अपने हाथों के पीछे की तरह पता थे। प्रोफेसर लिन बैठ गए और मदद नहीं कर सके, लेकिन धीरे से डांटते हुए, यह बच्चा लोगों को कभी भी कम चिंता नहीं करने देता। झोउ यू सहमत हुए। आखिर आप बिना कोई संदेश छोड़े कहाँ चले गए? फाइनल प्रशासनिक भवन के कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया। दरवाजे पर कई बैनर, ताजे फूल और बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। प्रायोजक ने विज्ञापन और प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ा। कई फोटोग्राफरों ने उनका अनुसरण किया और सभी कोनों को कवर करने के लिए तिपाई लगाई। दरवाजे पर स्वयंसेवकों के समूह ने प्रतियोगियों को उनकी निर्धारित सीटों तक पहुंचाया। हॉल में माहौल बहुत जीवंत था। चू वैन ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। कई कर्मचारी गलियारे में आगे पीछे चल रहे थे और छात्र 2 या 3 के समूहों में इकट्ठे हुए थे। सभी बाद में आने वाली प्रस्तुति का इंतजार कर रहे थे। निश्चित रूप से ली शुन अभी भी नहीं आया था। उसके साथ कुछ हुआ होगा। यद्यपि ली तुआन की कार्यशैली हमेशा मनमानी होती है, लेकिन एक बार जब वह कोई कार्य स्वीकार कर लेते हैं तो वह बीच में ही पीछे नहीं हटते। चू वान को पक्का पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। जब प्रतियोगिता खत्म हो जाए तो चलो साथ मिलकर ली तुआन को ढूंढते हैं, चू वान ने काओ किएनहांग से कहा। शायद उसे कुछ जरूरी काम करना है। हाँ, काओ जियानहोंग ने अपना सारा ध्यान अंतिम दौर पर केंद्रित कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति केंद्रित थी। झोउ यून को नहीं पता था कि उसने इसे सुना या नहीं। झोउ यून ने आगे देखा। बहुत दूर नहीं, फेंग झिजिंग और लियांग युक्सिन एक साथ बैठे थे। लुओंग वो हान ने हल्का मेकअप और हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वह फोंग ची तिन्हे के बगल में बैठी हुई थी। क्योंकि उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उनके हाव भाव बहुत सहज थे। उनके पीछे किसी ने झोउ यू को धीरे से दबाया। उसने अपना सिर घुमाया। जू लेना कुर्सियों की कतार पर झुकी, अपना सिर हिलाया। ओह, ली जुन कहाँ है? झोउ यू ने कहा। हमें भी नहीं पता। बहुत अजीब है। झोउ यू को याद आया कि गाओ जियानहोंग ने कहा था कि जू लेना पहले भी ली जुन को खोजने आई थी। उसने पूछा, क्या तुम उससे पहले नहीं मिली? मैं उससे कुछ दिन पहले मिली थी। उसने मुझे फेंग झिजिंग का उत्पाद लाने के लिए कहा था। झोउ यू काफी हैरान थी। फेंग झिजिंग? जू लेना ने मुंह बनाते हुए कहा। शायद वे सिर्फ उस उत्पाद को देखना चाहते थे, हालांकि उनके समूह की हरकतें बहुत गंदी थी। लेकिन कॉपीराइट बेचने में सक्षम होने का मतलब है कि उनके पास निश्चित रूप से कुछ बेहतर है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, हाँ, यह सही है। चू वान ने अपना सिर झुका लिया। तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे तुम मरने वाले हो? उसकी आवाज साफ थी, जिसमें थोड़ी चिढ़ाने और थकान का भाव था। आसपास बैठे लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। झोउ यून ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह व्यक्ति छोटे से गलियारे में खड़ा था।
ली तुआन ने सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी थी, जो एकदम बदला हुआ लग रहा था। वह यहाँ दौड़ा, उसके होंठ सिकुड़े हुए थे और वह अपनी उभरी हुई छाती पर दबाव डाल रहा था। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन इस थकान के कारण वह बहुत मजबूत दिख रहा था। उसके पैर जमीन पर इस तरह दबे हुए थे मानो उनका वजन 1000 पाउंड हो। तुम क्या देख रहे हो? उसने झो यू की बड़ी बड़ी आंखों को आश्चर्य से देखा, अपना पैर उठाया और हल्के से उसके जूते की नोक पर लात मारी। थोड़ा और पास आओ। झो यू जगह बनाने के लिए आगे बढ़ा। ली शुन बैठ गया। गांव जियानहोंग ने कहा, तुम आखिरकार यहाँ हो। प्रतियोगिता जल्दी से शुरू हुई। झो यू ने मंच पर नेताओं की लंबी बातचीत सुनते हुए ली शुन को देखा। हमारी प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधि है जिसमें अग्रणी अनुप्रयोग है। इसका उद्देश्य सूचना सुरक्षा ज्ञान को बढ़ावा देना, व्यावहारिक कौशल, टीमवर्क क्षमता को प्रशिक्षित करना और साथ ही छात्रों की वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करना है। जूलीना ने कुर्सी की पीठ पकड़ ली। उसने पहले से ही प्रस्तुति की सामग्री तैयार कर ली थी। अब उसने केवल ली शुन पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी स्थिति के बारे में पूछा, क्या तुम लापता व्यक्ति का खेल खेल रहे हो? मैंने तुम्हें पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा है। तुम कहाँ थे? ली शुन ने अभी तक अपनी सांस को स्थिर भी नहीं किया था और उसे जवाब नहीं दिया। वह फिर से झोयू की ओर मुड़ी। वह स्कूल में भी ऐसा ही था। हाँ। झोयू ने कोई जवाब नहीं दिया। पानी। झो यू ने अपने बैग से पानी की एक बोतल निकाली और उसे थमा दिया। ली जुन ने ढक्कन खोला और एक ही घूंट में आधी बोतल पी ली। निदेशक मंडल का भाषण आखिरकार समाप्त हो गया और कार्यक्रम जल्दी से परीक्षण और उत्पाद सुरक्षा चरण में प्रवेश कर गया। काओ जियानहोंग ने पीछे मुड़कर ली शुन से कहा, तैयार हो जाओ। हम पहले कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित हैं। मैं पहले जाऊंगा। काओ जियानहोंग मंच के पीछे चले गए। झो यून ने आगे देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। अग्रिम पंक्ति में बैठे विशेषज्ञों का समूह, युवा और वृद्ध, सभी बुद्धिमान दिख रहे थे। छात्र अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए मंच पर जाते हैं तथा प्रदर्शन समाप्त होने के बाद विशेषज्ञ समूह के प्रश्नों को सुनते हैं तथा उनके उत्तर देते हैं। जो लोग अभी अभी आगे आए थे, वे सभी थोड़े घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रतियोगिता की सामग्री को सफलतापूर्वक पूरा किया। दर्शकों ने उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं। उसके बगल वाला व्यक्ति हिल गया और झो यून ने अपना सिर घुमाया। शायद गर्मी के कारण ली तुआन ने अपने कफलिंग उतार दिए, फिर गर्दन के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। चू वान ने धीमी आवाज में पूछा, आप पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहे थे? तालियां धीरे धीरे बंद हो गईं। विशेषज्ञों के समूह ने कुछ वाक्यों पर चर्चा की और फिर तुरंत प्रतियोगियों के अगले समूह में चले गए। ली शुन खड़ा हुआ। उसने उसका सामना किया, नीचे झुका। झो यू के कोण ने संयोग से उसके कॉलर के माध्यम से कॉलर बोन को उजागर किया। वह उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा तिरस्कारपूर्वक मुस्कुरा रहा था, उसके कान में फुसफुसाते हुए। जाओ बुरे काम करो। बोलने के बाद वह सीधा हो गया। उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे और सीधे मंच पर चला गया। चू वैन ने उसकी पीठ और चमकीले सुनहरे बालों को देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कि उसे कुछ अस्पष्ट पूर्वाभास हो। सभी की नजरें उसके चेहरे और बालों पर टिकी थी। उनकी आंखों में आश्चर्य, उत्सुकता और मस्ती देखने की मनःस्थिति थी। ली जुन कुछ भी नहीं लाया था, बस अपने हाथ में एक छोटा सा यूएसबी थामे मंच पर गया। उसे कंप्यूटर में प्लग किया, बिना शीर्षक वाली पीपीटी फाइल चलाने के लिए दबाया। उसने अपने हाथ पोडियम पर रखे, नीचे चारों ओर देखा और फिर तुरंत कहा, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने में सक्षम होने के लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। ली जुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके होंठ हिल गए।
प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से कह रहे थे। जिस क्षण लितुआन ने पहला शब्द बोला, चू वान को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वह यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकी कि वह उसे अच्छी तरह समझती है, लेकिन वह उसके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। उन्होंने इस प्रतियोगिता पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लेकिन अभी मंच पर उपस्थित व्यक्ति का रवैया बिल्कुल भी सहज नहीं था, न ही वह प्रस्तुति देने की तैयारी करने जैसा सौम्य रवैया अपना रहा था। यह अभिमानी अभिव्यक्ति, चमकती आंखें तथा दबावपूर्ण थकान से उत्पन्न शक्ति और उत्साह स्पष्ट रूप से दर्शकों को एक संदेश भेज रहे थे। वह परेशानी खड़ी करना चाहता था। इस प्रतियोगिता से मुझे कई बेहतरीन लोगों से मिलने और उनके बेहतरीन काम देखने का मौका मिलता है। गहरी आवाज अंतरिक्ष में फैल गई, कान के पर्दों से टकराई और सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच गई। लितुआन की लंबी कद काठी, उसके स्वभाव और चमकीले सुनहरे बालों ने पहले ही काफी ध्यान आकर्षित कर लिया था। अब मंच की रोशनी के प्रभाव के साथ इसने उसके अस्तित्व की भावना को विस्फोटित कर दिया। पहले दोस्ती, फिर प्रतिस्पर्धा की भावना के आधार पर अपनी टीम के उत्पाद को पेश करने से पहले मैं सभी के साथ अन्य उत्पादों पर चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मंच पर तुरंत शोर मच गया। विशेषज्ञों का समूह एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगा, जैसे कि उन्हें इस विवरण के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। सहपाठी, आप। मेजबान मंच के पंखों से ऊपर चला गया। ली शुन को प्रतियोगिता के नियम समझाना चाहता था, लेकिन ली शुन ने उसे अपने शब्दों को पूरा करने का मौका नहीं दिया। यह जल्दी खत्म हो जाएगा। उस समय ली शुन की आंखें अंधेरे कोने में फेंग झिजिंग की स्थिति को देखने के लिए थोड़ी सी हिल गईं। उसके होठों के कोने एक व्यंग्य में मुड़े। वैसे भी यह बहुत सरल बात है। उसकी उंगली ने हल्के से माउस पर क्लिक किया और पीपीटी फाइल दिखाई दी। यह एक बहुत ही सरल पीपीटी फाइल थी, जिसमें कोई टेम्पलेट नहीं था, न ही कोई प्रभाव जोड़ा गया था। बस सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के पाठ की कुछ पंक्तियां थीं, जो डरावनी होने की हद तक सरल थी। सबसे पहले हम चाहेंगे। ली जुन ने अपनी जेब से एक कांस्य वस्तु निकाली, उसे 2 उंगलियों के बीच पकड़ा। इस यूएसबी सॉकेट की कोडिंग का विश्लेषण करें और इसे 3 कम लागत वाले उत्पादों में फिर से डिजाइन करें। हॉल में मौजूद लोग 5 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए, फिर चिल्ला उठे। मंच पर मौजूद लोग नीचे की फुसफुसाहटों की परवाह किए बिना स्पष्ट रूप से विश्लेषण करने लगे। झोउ यून ने धीरे से अपना हाथ उठाया, शोरगुल वाली चर्चा के बीच अपना मुंह ढक लिया। पहले उसे हमेशा लगता था कि ली जुन का स्वभाव घमंडी था, हमेशा कुछ शरारती हरकतें करता था जिससे उसके आसपास के लोग गुस्से में अपने पैर पटकते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह घमंडी और अभिमानी व्यक्तित्व वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को एक दर्दनाक झटका देगा, लोगों के दिलों को जगाएगा, इतना बड़ा तूफान पैदा करेगा। खंड 1 अध्याय 43। वास्तव में ली शुन जो बात कर रहा था, उसे किसी ने विशेष रूप से नहीं सुना, जैसे कि क्रैकिंग विधि और दिन रात उसके द्वारा शोध किए गए विवरण महत्वपूर्ण नहीं थे। हर किसी के लिए विशेष बात उस चीज में ही होती है। यहाँ के प्रतियोगियों को फोंग ची तिने के समूह की शर्मनाक हरकतों के बारे में कमोबेश जानकारी है। कुछ लोग घृणा करते हैं, कुछ प्रशंसा करते हैं, कुछ ईर्ष्या करते हैं और कुछ आश्वस्त नहीं होते। लेकिन इस समय इस तरह की स्थिति को देखकर अधिकांश लोगों के दिल में केवल 3 शब्द थे, यह बहुत अच्छा है। मंच के नीचे लोग कानाफूसी कर रहे थे, जो लोग अंदर की कहानी जानते थे। उन्होंने उन लोगों को बताया जो नहीं जानते थे। पहले तो आवाज बहुत कम थी, फिर जैसे जैसे पीपीटी का हर पन्ना पलटता गया,
नीचे की आवाज तेज होती गई। हालांकि सारा ध्यान उनकी प्रस्तुति पर केंद्रित नहीं था, लेकिन आखिरकार नीचे बैठे दर्शक उद्योग के सभी बेहतरीन छात्र थे। वे सभी जानते थे कि मंच पर मौजूद व्यक्ति ने वास्तव में विस्तार से रिकॉर्ड किया था कि कैसे सॉफ्टवेयर को क्रैक किया जाए और हार्डवेयर को फिर से डिजाइन किया जाए, स्पष्ट और संक्षिप्त आधारों के साथ। सुरक्षा उत्पाद का अभी तक बड़े पैमाने पर परीक्षण और शोषण नहीं किया गया था, लेकिन इसे पहले ही किसी ने क्रैक कर लिया था। इतना ही नहीं, इसे बिना किसी झिझक के इतने सारे लोगों के सामने पेश भी किया गया था। पेशे में इसका क्या मतलब है? सबने साफ साफ समझ लिया। लीक सुन ने विशेष क्रैक कहा और नीचे लोग ताली बजा रहे थे। यहाँ के ज्यादातर छात्र सौम्य व्यक्तित्व के हैं और लंबे समय तक पढ़ाई के दबाव में शांत, विनम्र बन गए हैं। लेकिन जो जंगली नहीं हैं, वे अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए विद्रोही विचार हमेशा युवा लोगों के दिलों में गहरे छिपे रहते हैं। ली शुन ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि उसने अपने नीचे बढ़ती जीवंत प्रतिक्रियाओं को नहीं देखा। उसने हमेशा की तरह अपने विचार व्यक्त किए, एक सेकंड के लिए भी रुके बिना। एमसी से किए गए वादे के अनुसार जल्दी से अपना भाषण समाप्त कर दिया। उसकी आवाज इतनी स्वाभाविक थी कि जब दर्जन भर या उससे ज्यादा पीपीटी पन्ने पलटे गए, तब भी विशेषज्ञों के समूह और नीचे के टीम लीडरों के पास यह समझने का समय नहीं था कि स्थिति क्या थी। जब दर्शकों ने धीरे धीरे शोर मचाना शुरू कर दिया, तब आयोजन समिति के सदस्य जल्दी से वहां पहुंचे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और उन्हें इसका मूल कारण भी नहीं पता था। 1 दर्जन से ज्यादा लोग वहां खड़े थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ली शुन को तुरंत टोके या पहले हॉल में व्यवस्था बनाए रखें। झो यू सीधी बैठी थी। शुरुआती डर और तनाव का अनुभव करने के बाद उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा, एड्रेनालाइन बढ़ गया और वह इतनी उत्साहित थी कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। भगवान, भगवान! झो यू ने चुपके से फेंग ज़ीजिंग की ओर देखा। वास्तव में अभी न केवल झो यू बल्कि यहाँ भी कई आंखें उस पर केंद्रित थीं। यहाँ तक कि उन्हें लाई तुआन से भी अधिक ध्यान मिला। फोंग ची तिन्ह ने अपना मूड स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह अपने लाल चेहरे को नियंत्रित नहीं कर सकी। उनकी गर्लफ्रेंड लियांग युक्सिन सबसे ज्यादा अपमानित महसूस कर रही थी। अपनी बाहें फैलाए, अविश्वास के भाव से स्टेज पर मौजूद व्यक्ति को घूर रही थी। क्योंकि घटना इतनी अचानक हुई थी, हॉल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन टिप्पणीकारों और सामने बैठे विशेषज्ञों के समूह ने बहुत सहनीय रवैया दिखाया। यहाँ तक कि 2 बुजुर्ग प्रोफेसर भी स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से कुछ चर्चा कर रहे थे। झो यू ने स्टेज पर मौजूद व्यक्ति को देखा। उसके मुंह का कोना अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गया। अपने चारों ओर हो रही गर्मागरम चर्चा के बीच इसी समय उसने एक लंबी, स्पष्ट सीटी की आवाज सुनी। उसने अपना सिर घुमाया। सीटी बजाने वाला व्यक्ति पीछे कुर्सी पर खड़ा तू लेना था। वह झो यू से भी ज्यादा उत्साहित दिख रही थी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे जैसे कोई प्रशंसक अपने आदर्श से मिल रहा हो। उसकी आंखें जल रही थी। वह भावनाओं से भरी हुई थी। रुको, भावनाओं से भरी हुई? चू वैन लगभग 10 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। लाई टॉक वांग की बदौलत इस समय चू वैन के मस्तिष्क में पूरी तरह से रक्त की आपूर्ति हो चुकी थी और उसका दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था। इससे पहले वह हमेशा भारी दबाव महसूस करती थी। जिस क्षण झो यू ने राजधानी में कदम रखा, उसका सारा ध्यान फेंग ज़ीजिंग पर केंद्रित था, कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचती थी। इस समय आसमान साफ था और बादल छंट चुके थे। उसने जल्दी से पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं को जोड़कर देखा और आखिरकार एक विचार पर पहुंची।
क्या वह बहुत लापरवाह हो गई है? अभी तक चू वैन उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन अब अचानक एक अजीब विचार प्रकट हुआ, जिससे उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। लाई टॉक वैंग को अनदेखा करते हुए, जो अभी भी स्टेज पर थी, उसने केवल तू लेना को देखा। क्या वह इतनी खुश थी? आखिर इसका उससे क्या संबंध है? चू वैन ने मन ही मन भौहें सिकोड़ी, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह पूरी तरह से असंबद्ध नहीं लगता। यह बहुत संभव है कि ली तुआन के हाथों में मूल कार्यक्रम तुलेना द्वारा प्राप्त किया गया था। कुछ दिन पहले वह ली तुआन से मिलने वाली आखिरी व्यक्ति थी और उसने आधे घंटे से अधिक समय तक उससे बात की थी। पिछली पार्टी में भी यही हुआ था। जब तू लेना और लुओंग वो हान के बीच बहस हुई थी, तो ली तुआन भी वहां थी। क्या उसे लगा कि ली तुआन उसका बदला ले रही है? अपने विश्लेषण के परिणामों के कारण चुवान को पसीना आ गया। उसकी चमकती आंखें एक बार फिर तू लेना को घूरने लगी। वह बहुत सुंदर थी, नाजुक चेहरा, बड़ी गोल आंखें, खुला व्यक्तित्व, जीवंत और उत्साही, हमेशा फलों की खुशबू वाली खुशबू लगाती। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो व्यापक रूप से सामाजिक रूप से मिलती जुलती थी। झो यून ने अपना सिर घुमाया, चुपके से अपना सेल फोन निकाला और फोन स्क्रीन के साथ आईने में देखा। फेंग ज़ीजिंग की उत्तेजना के कारण झो यून पिछले कुछ दिनों से ऊब की स्थिति में थी। पूरी तरह से अपनी उपस्थिति पर ध्यान देने का दिल नहीं कर रही थी। उसके बाल 2 दिन से नहीं धुले थे और वह अभी भी वही पुराने कपड़े पहने हुए थी। जितना अधिक वह इसे देखती, उतना ही उसका दिल दुखता। झो यून ने चुपचाप अपना फोन रख दिया। मंच पर मौजूद ली तुआन ने भी अपनी बात समाप्त की। तो अब मैं अपने समूह के प्रतियोगिता उत्पाद को प्रस्तुत करना चाहूंगा। यह कहने के बाद उन्होंने अपनी ठोड़ी को नीचे मंच की ओर उठाया और हैरान काओ किएन होंग को इशारा किया कि वे ऊपर जाएं और उत्पाद वितरण का समन्वय करें। देखिए, वे कितने सहज हैं। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, किसी ने कोई परवाह नहीं की, जैसे कि यह भी एक आधिकारिक प्रतियोगिता प्रदर्शन था। जब उन्होंने कार्यक्रम चलाना समाप्त किया और अंत में बचाव भाग में पहुंचे, तो हॉल फिर से शांत हो गया। हर कोई विशेषज्ञों द्वारा पूछे जा रहे सवालों को सुनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। प्रोफेसर जो ली शुन द्वारा पीपीटी फाइल प्रस्तुत किए जाने के दौरान मुस्कुरा रहे थे और दूसरों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले माइक्रोफोन उठाया। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे कि ली शुन से मजाक में पूछ रहे हों। नमस्ते, आप चाहते हैं कि हम आपसे किस उत्पाद के बारे में पूछें? ली शुन ने उनकी ओर देखा, मुस्कुराए और शांति से कहा, कोई बात नहीं। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद झो यू हॉल के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। प्रतियोगिता में उनके उत्पाद को तुरंत अंक नहीं मिले। जब ली तुआन ने अपना बचाव करना समाप्त किया, तो उसे तुरंत स्कूल नेतृत्व द्वारा बुला लिया गया। चू वान ने स्थिति के बारे में पूछते हुए एक संदेश भेजा, लेकिन उसने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। चू वान ने अपना सिर घुमाया और काओ किएन होंग को देखा, जो उसके बगल में अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था। मैं उससे वास्तव में प्रभावित हूँ, उसने हर शब्द पर जोर दिया। चू वान ने काओ किएन होंग को पानी की एक बोतल दी। उसने उसे ले लिया, धन्यवाद कहना नहीं भूला। तुम्हें पता है, मैं उससे बहुत डर गया था। गांव जियानहोंग हांफ रहा था, उसकी छाती धड़क रही थी, मानो वह अभी भी तनाव से उबरा नहीं था। उसके जैसा कोई नहीं है, उसे हमें वैसे भी बता देना चाहिए था। झो यू ने कहा, शायद समय पर नहीं आया, वह आज परीक्षा से ठीक पहले आया था। गांव जियानहोंग ने पानी पीने के लिए बोतल का ढक्कन खोला, सड़क के किनारे पेड़ के तने से टिक गया। अब सब ठीक है, परीक्षा की तो बात ही छोड़िए,
हमारा समूह बच पाएगा या नहीं, यह भी एक समस्या है। जू लेना उसके पास चली गई। हम कैसे नहीं बच सकते? तुम्हें किस बात का डर है? उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। चिंता मत करो। अगर वास्तव में कुछ हुआ तो हम तुम्हारे समूह को अकेले जिम्मेदारी नहीं लेने देंगे। हमने पहले ही इस पर चर्चा कर ली है। हम मिलकर जिम्मेदारी लेंगे। गांव जियानहोंग ने उस पर भौहें चढ़ाई। जू लेना ने आगे कहा, हर कोई पहले इस मामले से असंतुष्ट था। अब जब कोई हमारे लिए अपना गुस्सा निकालने की क्षमता रखता है तो बेशक हम कायर नहीं हो सकते। हम निश्चित रूप से कायर भी नहीं हो सकते। बुरे लोगों के खिलाफ अंत तक लड़ने के लिए एकजुट होंगे। मैंने मूल कार्यक्रम और फोंग ची तिन्ह के उत्पाद को ली तुआन को दे दिया। अगर भविष्य में स्कूल इसके बारे में पूछेगा तो मैं सबसे पहले आगे आऊंगा। चू वान अवाक रह गया। और प्रथम स्थान पर खड़े हो जाओ। क्या आप क्रांतिकारी शहीद बनने जा रहे हैं? प्रशासनिक भवन के सम्मेलन कक्ष में दोनों टीमें जमकर बहस कर रही थी। मुझे उम्मीद है कि स्कूल निश्चित रूप से इसे गंभीरता से संभालेगा। फेंग झिजिंग उत्तेजित हो गए और जोर से बोलने के लिए खड़े हो गए। यह व्यवहार बहुत शर्मनाक है। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार उनकी योग्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। विशेषज्ञों के समूह में बैठे प्रोफेसर ने फेंग झिजिंग के सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को देखा। ली शुन की स्थिति फांग जी जिंग से पूरी तरह विपरीत थी। उसने जो कुछ करना था वह पूरा कर लिया और अचानक पिछले कुछ दिनों की थकान वापस आ गई। ली तुआन के चेहरे पर हमेशा एक घमंडी भाव रहता था। अब वह थक गया था और अपने आप को लपेटे हुए था। उसने अपने माथे को अपने हाथ पर टिका लिया था, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी ऊपर उठने में आलस्य कर रही थी। फेंग झिजिंग की नज़र में उसके रवैये ने उसे और भी अपमानित कर दिया। फेंग झिजिंग गुस्से में था। प्रतियोगिता के सख्त नियम हैं। केवल रक्षात्मक विषय ही स्वीकार किए जाते हैं। कोई भी विषय जो आपत्तिजनक हो, यहाँ तक कि अवैध भी न हो, उसका व्यवहार दंडनीय है। फेंग झिजिंग को और अधिक उत्तेजित होते देख विशेषज्ञ समूह के प्रोफेसर ने अपना हाथ उठाया, उसे पहले बैठने का संकेत दिया। शिक्षक ने ली शुन से पूछा, सहपाठी, तुम्हारा नाम ली शुन है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? ली शुन ने धीरे से कहा, प्यार की वजह से। हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था। एक पल की चुप्पी के बाद ली शुन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर उठीं। प्यार की वजह से उसने फेंग झिजिंग की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराया। पेशे से बहुत प्यार करता हूँ, सीखने से बहुत प्यार करता हूँ और कुछ अच्छा सामना करता हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ और इस पर शोध करना चाहता हूँ। झूठा। फेंग झिजिंग इतना क्रोधित था कि उसकी नाक सूज गई और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोग मुझसे ईर्ष्या करते हो। कितने तुच्छ लोग हैं। ली जुन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि वह खड़ा हुआ और प्रोफेसर से कहा, प्रतियोगिता के लिए परेशानी पैदा करने के लिए क्षमा करें। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं इसे स्वीकार करूंगा। यह कहने के बाद वह पीछे देखे बिना बाहर चला गया। रुको। फेंग झिजिंग ने उसका पीछा किया और उसका हाथ वापस खींच लिया। उसके बगल में बैठे प्रोफेसर ने यह देखा और तुरंत उसे रोक दिया। तुम दोनों शांत हो जाओ, लड़ो मत। ली जुन ने कोई हरकत नहीं की। उसने अपना सिर घुमाया। अपने लंबे कद के कारण इतनी नजदीकी से उसने फोंग ची तिन्ह को एक वरिष्ठ की तरह देखा। वास्तव में आपके काम करने के कुछ तरीके बहुत ही स्मार्ट हैं। ली शुन ने इतनी ऊंची आवाज में बात की कि केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। कुछ विचार बहुत सटीक भी होते हैं। फेंग झिजिंग ने ली शुन को घूरते हुए कहा, वास्तव में आज की दुनिया में जीत और हार का निर्धारण परिणामों से होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आपने इसे समाप्त करने के लिए गलत समय चुना। वह हल्के से हंसा और तिरस्कारपूर्वक बोला,
जीत और हार का रास्ता लंबा है। ली शुन बाहर चला गया, प्रायोजक प्रतिनिधि के पास से गुजरते हुए जो अभी अभी फोन करने के लिए बाहर गया था। फेंग झिजिंग ने प्रतिनिधि के हाव भाव देखे और तुरंत कुछ महसूस किया और लीक सुन पर अब कोई ध्यान नहीं दिया। दालान में फेंग झिजिंग ने प्रतिनिधि से शांति से कहा, वर्तमान में हमारे काम पर अभी शोध और विकास किया गया है। निश्चित रूप से कई बग पाए गए हैं, लेकिन जब तक हमें थोड़ा और समय दिया जाता है, हम निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह से पूरा करेंगे। प्रतिनिधि ने अपना सिर हिलाया। फेंग झिजिंग कुछ कहने ही वाला था कि दूसरे पक्ष ने उसे सांत्वना देने के इरादे से धीरे से उसका कंधा थपथपाया। फेंग झिजिंग ने अपने दांत भींचे और जोड़ने की कोशिश की। मैं सच कह रहा हूँ, कृपया हमारी क्षमताओं पर विश्वास करें। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के अपने फैसले होते हैं। वह प्रतिनिधि एक 30 वर्षीय तकनीकी कर्मचारी था, थोड़ा मोटा, चश्मा पहने हुए और बहुत गंभीर दिख रहा था। उन्होंने आगे कहा, ईमानदारी से कहूँ तो हमने कॉपीराइट खरीदने का फैसला इसलिए किया क्योंकि हम स्कूल के साथ सहयोग में एक अच्छी शुरुआत करना चाहते थे और कंपनी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहते थे। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तो हम भी मुश्किल स्थिति में हैं। लेकिन हमने पहले भी इस पर चर्चा की है। आपका उत्पाद वास्तव में अभी भी सक्षम है। प्रतिनिधि ने इत्मीनान से उसे टोका, लेकिन हम एक सुरक्षा कंपनी हैं। क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? फेंग झिजिंग चुप था। प्रतिनिधि ने सार्थक रूप से कहा, वह व्यक्ति अभी, चाहे उसका क्रैकिंग तरीका या फिर से डिजाइन किया गया उत्पाद सही हो या नहीं, चाहे वह काम कर सकता है या नहीं, अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। सुरक्षा कंपनियां सदैव ग्राहकों में सुरक्षा की भावना लाने का प्रयास करती हैं। एक बार जब कोई उत्पाद लोगों को संदेह में डाल देता है, तो चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका कोई मतलब या मूल्य नहीं रह जाता। विशेषज्ञों के समूह द्वारा व्याख्यान दिए जाने के बाद ली शुन को प्रोफेसर लिन ने घसीट कर ले जाया और कई घंटों तक डांटा। जब सब कुछ शांत हुआ, तब तक रात हो चुकी थी। प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर कोई नहीं था, केवल सड़क के किनारे सीढ़ियों पर बैठी एक छोटी सी आकृति थी। रात में स्कूल का प्रांगण बहुत शांत था। हालांकि गर्मी की छुट्टियां थी, लेकिन प्रतियोगिता के कारण स्कूल ने भवन के प्रवेश द्वार और फव्वारे की सभी लाइटें चालू कर दीं, जिससे रात अब शांत नहीं रही। रात की हवा, बहते पानी और कीड़ों की चहचहाहट की आवाजों की श्रृंखला में झो यून ने अपना सिर नीचे किया और अपनी ठुड्डी को तकिए पर टिका दिया। उसके सेल फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। वह जमीन पर चींटियों को गिनने के लिए टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटों का पीछा करती रही। पीछे मुड़कर सोचने पर उसने उन्हें खा भी लिया था, एक बार में पूरे झुंड को खा भी लिया था। जब झो यून विचारों में खोई हुई थी, तो उसके पीछे से एक गहरी, कर्कश आवाज आई, यहाँ तुम मच्छरों का चारा हो। झू यू ने पलटकर देखा। ली शुन बिजली के खंभे के पास खड़ा था। उसके सिर के ऊपर कुछ छोटे कीड़े उड़ रहे थे। झो यूं खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगा। वह उससे पूछना चाहती थी कि क्या उसे बुरी तरह डांटा गया था, लेकिन यह देखकर कि वह कितना थका हुआ था, वह कुछ भी पूछना नहीं चाहती थी। ली शुन का चेहरा थकान से भरा हुआ था। उसने सिगरेट जलाने के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर पूछा, खुश? झो यू ने सिर हिलाया। ली शुन ने संतुष्ट होकर सिगरेट को बुझाया, फिर अपना सिर उठाया और शांति से कहा, तो मुझे देखने के लिए मुस्कुराओ। खंड 1 अध्याय 44। हालांकि चू वैन ने कहा कि वह बहुत खुश थी, फिर भी उसे लगा कि देर रात सड़क के किनारे मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसना थोड़ा शॉर्ट सर्किट लग रहा था। चलो घर चलते हैं,
चू वान ने धीरे से ली तुआन की शर्ट का कोना खींचा और वे दोनों साथ साथ गेस्ट हाउस लौट आए। स्कूल का मैदान अजीब था, रात अजीब थी। सड़क पर और कोई नहीं था, बस वे दोनों ही पूरे रास्ते चुपचाप साथ साथ चल रहे थे। आज का दिन बहुत नाटकीय ढंग से बीत गया। अब पर्दा गिर चुका है, लेकिन उसकी गूंज अभी भी गूंज रही है। चू वान ली तुआन से अनगिनत बातें कहना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग अस्त व्यस्त था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से शुरू करे। शायद उसे पहले आयोजकों से नतीजों के बारे में पूछना चाहिए। चू वान जैसे ही बोलने वाला था, ली तुआन का फोन बज उठा। उसने धीरे से अपना फोन निकाला। हेलो? ओह, अभी अभी बाहर आया हूँ। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं लगभग घर पहुँच गया हूँ। चू वान ने ध्यान से सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। रात के सन्नाटे में उसने फोन पर अपनी बेटी की आवाज सुनी, लेकिन वह यह नहीं बता सकी कि उसने क्या कहा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, वह कौन है? दूसरी आवाज ने उत्तर दिया, उस महिला शहीद तू के अलावा और कौन है? जैसे ही उसने उसके बारे में सोचा, झोयू के दिमाग में गंभीर विषय तुरंत गायब हो गए। आज प्रतियोगिता हॉल में केवल जू लेना की उत्साहित अभिव्यक्ति और स्पष्ट सीटी रह गई। ली शुन ने जल्दी से फोन रख दिया। झोयू ने अनुपस्थित भाव से पूछा, कौन है? तू लेना, मुझे पता था। क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, बस पूछ रहा हूँ। झोयू ने ओह ध्वनि की। ली शुन ने फिर से कहा, मुझे आज रात उससे मिलने आने को कहो। कहो कि उसे मुझसे कुछ कहना है। इतना नाजुक समय, आप वास्तव में अपने बट से सोच सकते हैं कि वह क्या करने जा रही है। चू वैन के सिर में खतरे की घंटियां बज रही थी। क्या तुम जाने वाले हो? जैसे ही ली तुआन ने जम्हाई ली, चू वैन तुरंत समझदार हो गया। चूंकि तुम इतने थके हुए हो, चलो अपने कमरे में वापस जाकर सो जाओ। हाँ, ली तुआन ने मना नहीं किया। वह थक चुका था, उसकी पलकें अब और नहीं टिक पा रही थी। चू वान ने चुपके से अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ लिया, स्वर्ग और पृथ्वी को धन्यवाद दिया। वह ली तुआन को कमरे के दरवाजे पर ले आई। काओ किएन होंग काफी देर से अंदर इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह ली तुआन से पूछना चाहता था, लेकिन ली तुआन बिस्तर पर गिर पड़ा और 2 मिनट से भी कम समय में सो गया। काओ किएन होंग ने चू वैन से पूछा, उसने क्या कहा कि नतीजा क्या हुआ? मैंने अभी तक नहीं पूछा है, चलो कल करते हैं, चू वैन ने कहा। अपने कमरे में लौटते हुए उसका सीनियर पहले से ही सो रहा था। वह चुपके से बाथरूम में गई और ठंडा शॉवर चालू कर दिया। जैसे ही ठंडा पानी उसके शरीर से होकर गुजरा, चू वैन को लगा कि पिछले कुछ दिनों का सारा बुरा मूड गायब हो गया है। नहाने के बाद उसने खुद को एक तौलिया में लपेटा और बिस्तर पर लेट गई। वह तुरंत ही लाई तुआन की तरह मीठे सपने में नहीं खो गई, बल्कि करवटें बदलने लगी, जिससे उसे सोने में परेशानी हुई। नकारात्मक भावना अभी गायब ही हुई थी कि अंधेरे में एक और भावना भड़कने लगी। चू वैन के मन में हमेशा महिला शहीद तू की छवि भरी रहती थी। वह सुबह 3 बजे तक बिस्तर पर ऐसे ही लेटी रही। फिर वह लाल आंखों के साथ उठी, अपना फोन उठाया और दालान में चली गई। दालान शांत था, हर कोई गहरी नींद में था। वह सीढ़ियों के दरवाजे तक चली गई और बैठ गई। एक फोन नंबर डायल किया। फोन 10 से अधिक बार बजा और फिर अचानक बंद हो गया। झोयू ने अनिच्छा से फिर से कॉल किया, तभी किसी ने उठाया। लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति अचानक जाग गया। बेहद दुखी, कर्कश स्वर में बोला, मैं आपको बता रहा हूँ, मिस झो, क्या आपको पता है कि समय क्या हो गया है? क्या आप किसी को मारना चाहती हैं? झोयू ने सेल फोन को अपने चेहरे के करीब दबाया। रेन डी, मेरी मदद करो,
रेंडी, उस बंदर को बचाओ, क्या कोई लूट गया था? नहीं, रेंडी, झोंयू की आवाज शायद ही कभी इतनी नरम होती थी। आखिरकार दूसरी तरफ मौजूद रेंडी ने आह भरी, बिस्तर से उठे, सुविधापूर्वक एक बैंड सदस्य की शर्ट उठाई और उसे पहना, बालकनी का दरवाजा खोला। रात की हवा चली और आखिरकार उसे होश आ गया। रेंडी ने सिगरेट जलाई। मुझे बताओ, ली शुन को क्या हुआ? झो यून 3 सेकंड के लिए चुप रही और फिर बोली, तुम्हें कैसे पता कि यह वही है? रेंडी ने व्यंग्य किया, तुम्हारे पास और क्या हो सकता है? क्या मैं इतनी उथली दिखती हूँ? क्या क्या यह उसका काम नहीं है? हाँ, मुझे बताओ। जैसे ही झो यून बोलने वाली थी, वह शर्मिंदा हो गई। बचपन से वयस्कता तक उसका सबसे बड़ा कौशल दूर तक का अनुमान लगाना था तथा स्वयं को 2 संघर्षरत हिस्सों में बांटना था। उसने पहले कभी किसी से इस तरह की बात नहीं की थी, इसलिए उसे कोई अनुभव नहीं था। झोयू के हकलाने का इंतजार किए बिना रेंदी ने कहा, क्या वह वहां किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है? सीधे सादे ढंग से शुरू करते हुए झोयू ने कहा, नहीं। वह किसके साथ फ्लर्ट कर रहा है? झोयू का जवाब सुने बिना रेंदी समझ गई, ऐसा लगता है कि मामला ऐसा ही है। यह कैसा दिखता है? असीम क्रांतिकारी प्रेम वाला व्यक्ति। चू वान ने अपना सिर झुकाया और ईमानदारी से कहा, एक बहुत खूबसूरत लड़की। उस इलाके से? शायद। यह कुछ भी नहीं है, रेन ने शांति से कहा। अगर ली एक्सन में एक लंबी दूरी की रिश्ता हो सकता है, तो पृथ्वी को गड़बड़ किया गया हो। नीचे देखा जाए, अगर यह ली एक्सन है, चाहे वह कबूल करे या नहीं, उसे नीचे देखा जाएगा। झोयू फिर से चुप हो गया। रेन डी ने कहा, ओह, मैंने आपके लिए चीजें मुश्किल बनाई हैं। आप जैसे किसी के लिए। मुझे नहीं पता कि इसका वर्णन कैसे करना है। यह पसंद है। एक भोली लड़की उसके लिए बहुत आसान है। यह आपको नहीं जानता है, कल्पना करो। चू यून को लगा जैसे अदृश्य चाकुओं से एक एक करके उस पर वार किया जा रहा हो। रेन डी ने संकोच से पूछा, वह लड़की कितनी सुंदर है? उसकी तुलना गुड़िया लियू सी से कैसे की जा सकती है? चू यून ने याद करते हुए कहा, वही प्रकार की नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह लियू सी जितनी सुंदर है। क्या ऐसा है? क्या आपकी कोई राय है? चू यून ने मन ही मन सोचा, अगर वह जानती तो उसे बुलाने की क्या जरूरत थी। अचानक उसे कुछ और याद आया और बोली, यह सही है। मैंने पहले अखबार में पढ़ा था कि हमारे देश में पुरुष महिला अनुपात अब बहुत असमान है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत कम है भविष्य में। बकवास। नाम दीन्हे ने बिना किसी सम्मान के उसे बीच में ही टोक दिया। चू वान ने कहा, यह हमारे देश की जनगणना का डेटा है। इसे जांचना बेकार है। रेन दी ने ठंडे स्वर में कहा, यह सब कल्पना है। झो यूं, मैं तुम्हें एक कहावत सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। झो यूं अनजाने में सीधा बैठ गया। रेन दी ने कहा, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात चाहे कितना भी अलग क्यों न हो, इस दुनिया में अच्छे पुरुष हमेशा अच्छी महिलाओं से कम ही होंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, झोयू को लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, लेकिन साथ ही उसे आत्मज्ञान की भावना भी महसूस हुई। इसलिए जब तुम किसी अच्छे व्यक्ति से मिलो, तो जल्दी से जल्दी काम करो। अगर तुम हिचकिचाते रहोगे, तो अंत में तुम्हारे जैसे लोग ही बचेंगे। रेन डी ने अपनी सिगरेट बुझाई और कहा, साथ ही लड़कों को आदर्श मत बनाओ। उनकी इच्छाशक्ति कभी कभी आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा कमजोर होती है, खास तौर पर जब बात चुनाव करने की आती है। यह कहावत क्या है? खोए हुए को जगाने के लिए सलाह के 9 शब्द, भ्रमित को उजागर करने के लिए एक वाक्य। चू वान ने गहरी सांस ली। नहमदीच।
हाँ, मैं जा रहा हूँ। नहमदीज को यह मजेदार लगा। यह समय हो गया है। तुम कहाँ जाना चाहते हो? चू वान को होश आया। तभी उसे याद आया कि रात बहुत हो चुकी थी। रेनदी ने हंसते हुए कहा, सुबह तक इंतजार करो। अगर कोई अच्छी खबर है तो मुझे बताना। ठीक है। अंत में रेनदी ने उसे दिलासा दिया, भले ही यह बुरी खबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेवकूफ बनने का दिखावा करने की तुम्हारी क्षमता के साथ तुम दोनों बिल्कुल ऐसे पेश आ सकते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी अजीब स्थिति में पड़ने की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तनाव मत लो। अब समय आ गया है कि कोई उस कमीने ली शुन को पीट दे। तुम मुझे एक थप्पड़ और फिर एक कैंडी देते रहो। मैं और भी ज्यादा तनाव में हूँ। झो यूं उलझन में थी, इसलिए उसने जो भी मन में आया कह दिया। पहले उसने कहा था कि उसे बेवकूफ लड़कियां पसंद है। वह बहुत बात करता है। प्रैक्टिकल सोसाइटी के आधिकारिक मामलों को छोड़कर आपको केवल मनोरंजन के लिए एक या दो वाक्य सुनने की जरूरत है। इसके अलावा रेन डी ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि प्रेम सलाह के लिए फोन कॉल करने के लिए आधी रात को चुपके से बाहर निकलना एक स्मार्ट व्यक्ति का काम करने का तरीका है? अपना चेहरा चमकाना बंद करो। ठीक है। कुछ और वाक्यों के लिए बात करने के बाद झो यू ने आखिरकार रेन डी को सोने दिया। अरे! फोन रखने से पहले उसने धीरे से कहा, रेन डी, धन्यवाद। आपका स्वागत है। अंत में झो यू ने पूछा, क्या आपको लगता है कि हम दोनों एकदम सही जोड़ी? झो यू शांत दालान में मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराई। फोन रखने के बाद उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ, लेकिन उसके कंधों पर बोझ फिर से आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह अपने कमरे में वापस लौटी, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आई। इसलिए उसने अपना सामान घसीटते हुए बाथरूम में ले जाकर देखा। पहले उसका दिमाग सिर्फ प्रतियोगिता के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। अभी पता चला, इस बार वह कोई भी फैंसी कपड़े नहीं लेकर बाहर गई थी, सिर्फ एक शर्ट, सामान्य पैंट और स्नीकर्स लेकर। जब उसे इसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास बहुत कम चीजें हैं। झो यून ने याद किया कि पिछले कुछ दिनों से उसने कैसे कपड़े पहने थे। वह वास्तव में सुपरमार्केट में सेल्स क्लर्क की तरह थी। वह शौचालय पर बैठी थी, काफी चिंतित महसूस कर रही थी, लेकिन ज्यादा उत्साहित थी, जैसे कि उसे कोई नया प्रोजेक्ट मिला हो। उसने खुद को प्रोत्साहित किया, इसे एक बड़ी मुश्किल की चुनौती मानते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका सामना किया। अंत में वह सफल होगी या असफल यह स्वर्ग की व्यवस्था पर निर्भर करेगा। यह निर्णय लेने के बाद जब आसमान में रोशनी हुई, झो यू ने किसी से कुछ नहीं कहा, अपना बैंक कार्ड लिया और बाहर चली गई। वह पास के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल तक टैक्सी से गई। मॉल अभी तक नहीं खुला था। झो यू बाहर इंतजार कर रही थी, इंतजार करते हुए सोच रही थी। जब मॉल खुला तो वह सबसे पहले अंदर गई और उस स्टोर की तलाश में थी जिसमें ली शुन द्वारा दी गई ड्रेस का ब्रांड हो। यह एक प्रसिद्ध ब्रांड है। झो यू को ढूंढना आसान है, लेकिन स्टोर में कपड़े दूसरे सीजन में बदल गए हैं। उस समय लीक सुन ने उसे एक मोटी सर्दियों की पोशाक दी थी, लेकिन अब दुकान पतले गर्मियों के कपड़ों से भरी हुई थी। झो यून ने लीक सुन द्वारा दी गई पोशाक को केवल एक बार पहना, फिर उसे ध्यान से रख दिया, लेकिन उसे अभी भी इसकी शैली और महसूस स्पष्ट रूप से याद है। वह दुकान में आगे पीछे चुनती रही। यह स्टोर काफी महंगा था और चू वैन एक साधारण छात्रा की तरह कपड़े पहनती थी, इसलिए किसी भी बिक्री कर्मचारी ने उससे बात करने या उसे सलाह देने की कोशिश नहीं की। पहले तो वे उसके पीछे चले गए, लेकिन फिर उन्होंने बातचीत करने के लिए एक साथ इकट्ठा होने का फैसला किया।
चू वैन ने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, वह एक के बाद एक डिश को खुद ही देखता रहा। ली तुआन की शैली वास्तव में बहुत फैसी थी, सरल और सुरुचिपूर्ण उसकी पसंद नहीं थी। अपनी माँ द्वारा मूल रूप से उसके लिए खरीदी गई पोशाक और ली शुन द्वारा दी गई पोशाक के आधार पर झो यून को लगा कि शायद उसे विस्तृत और भव्य राजकुमारी शैली पसंद है। अंत में उसने एक बिना आस्तीन की पोशाक चुनी जिसमें एक तंग काली लाइनिंग और बाहर की तरफ सख्त ग्रे लेस की एक परत थी, जिसे कमर पर कसकर सिल दिया गया था ताकि वह फूल की पंखुड़ियों की तरह बाहर निकल सके, और नीचे की तरफ एक काली लाइनिंग के रूप में फूला हुआ था और उसकी लंबी टांगें मुश्किल से दिखाई दे रही थी। झो यून का फिगर दुबला पतला नहीं था। जब से वह छोटी थी उसने हमेशा पौष्टिक आहार खाया था, इसलिए उसका शरीर एक सुंदर और सेक्सी तरीके से मांसल दिखता था। उसे अभी भी लगता था कि यही उसकी खूबी है। ड्रेस खरीदने के बाद चू वैन नीचे काले रंग की हाई हील्स की एक जोड़ी चुनने के लिए चली गई। जूते पहनते समय उसने गलती से आईने में अपनी रूखी त्वचा देखी, जो देर तक जागने के कारण थी। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर एक कॉस्मेटिक स्टोर में गई, जहां उसने स्किन केयर, मेकअप और हेयर टूल्स का पूरा सेट खरीदा। झो यूं पूरी रात जागती रही और आधे दिन से ज्यादा समय तक मॉल में लगातार खरीदारी करती रही। फिर कुछ और घंटों तक खुद को प्रताड़ित करने के लिए ब्यूटी सैलून गई, जब तक कि आखिरकार उसका दिमाग इतना सुन्न नहीं हो गया कि अब उसके पास कुछ भी आंकने की क्षमता नहीं थी। वह कुर्सी पर बैठी अपने बाल बनाने वाले मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर से बुदबुदाते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि यह सुंदर है? मेकअप आर्टिस्ट एक युवा लड़की थी, और चू वैन का सवाल सुनते ही उसने काम करना बंद कर दिया, शीशे में अपनी चकित छवि को देखा और धीरे से कहा, अगर तुम शादी की पोशाक पहन लो तो तुम चर्च जा सकती हो और तुरंत शादी कर सकती हो। खंड 1 अध्याय 45। चू वैन देर दोपहर स्कूल लौटी। जब वह टैक्सी से उतरी तब भी वह काफी शर्मीली थी। आखिरकार इस तरह के कपड़े पहनकर स्कूल जाना बहुत औपचारिक था। सौभाग्य से गर्मी की छुट्टियां थी, इसलिए स्कूल के प्रांगण में कोई नहीं था। चू वान चुपके से चोरों की तरह गेस्ट हाउस की ओर चल पड़ा। उसे ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए बहुत समय हो गया था, और वे नए जूते थे, इसलिए उसके पैर उनके अभ्यस्त नहीं थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी एड़ी पहले से ही घिस गई थी। पूरी इमारत अजीब तरह से शांत थी। चू वैन अपने कमरे में लौट आई और उसने रास्ते में कोई भूत नहीं देखा। कमरे में कोई नहीं था। मुझे नहीं पता कि सीनियर कहाँ चले गए। उसे अजीब लग रहा था। बिस्तर पर बैठे बैठे उसने बीच में ही अपने जूते उतार दिए। फिर उसे याद आया कि आज तो प्रतियोगिता का पुरस्कार समारोह है। चू वैन खुद को दोषी मानने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके दिमाग में कोई भी उचित बात नहीं आ रही थी। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। पुरस्कार समारोह लगभग समाप्त हो चुका था, और वे सोच रहे थे कि अंत में उनके समूह के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन उसने पाया कि वह बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। उसे प्रतियोगिता के परिणामों की भी चिंता नहीं थी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वह पुरस्कार जीतेगी या दंडित होगी। इस समय उसका दिमाग केवल उस रोमांटिक गुलाबी योजना में व्यस्त था। वह वास्तव में बहुत शरारती थी। फोन की बैटरी खत्म हो गई और वह अपने आप बंद हो गया। उसने उसे चार्ज करने के लिए प्लग इन किया, फिर एयर कंडीशनर को सबसे कम सेटिंग पर कर दिया और मन ही मन सोचा कि उसे इस तरह के कपड़े पहनकर हॉल में नहीं जाना चाहिए, वैसे भी वे जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ऐसा तय करके वह आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। कमरा शांत था। खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी चमक रही थी। वाकई बहुत खूबसूरत दिन था।
चू वैन ने बाहर का नजारा देखा। वह लगातार कई रातों से ठीक से सोई नहीं थी। अब उसका मन खाली था। उसने थोड़ी देर देखा और सो गई। वह तब तक सोती रही जब तक अंधेरा नहीं हो गया। जब वह जागी तो उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है। जब वह जागी तो उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या समय हुआ था? चू वैन ने पलटकर अपनी घड़ी देखी। 6:30 बज चुके थे। उसने हड़बड़ाहट में अपना पूरी तरह चार्ज किया हुआ फोन बेडसाइड टेबल से निकाला। जैसे ही उसने उसे ऑन किया, उसने अपने सीनियर का संदेश देखा। पुरस्कार समारोह खत्म हो गया है। हम पार्टी में जा रहे हैं। हम आपसे संपर्क नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहले जाना होगा। प्रथम पुरस्कार जीतने पर बधाई। क्या चल रहा है? इस संदेश में बहुत अधिक जानकारी थी। चू वान ने इसे बड़ी आंखों से देखा। महोत्सव के अंत में उसके समूह ने प्रथम पुरस्कार जीता। तुम मरे हुए स्वर की तरह क्यों सो रहे हो? चू वैन ने हताशा में अपने बालों को खुजलाया। फिर अचानक याद आया कि उसने अपने बालों को स्टाइल करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, इसलिए उसने ऐसा करना बंद कर दिया। तभी उसने देखा कि उसके फोन पर 10 से ज्यादा मिस्ड कॉल थे। काओ जियान होंग की 2, उसके सीनियर की 1 और प्रोफेसर लैम की 1 को छोड़कर बाकी सभी कॉल लाई टुआन की थी। अरे नहीं, वह मौत से बस एक सांस दूर थी। चू वान ने अपने सीने को हाथ से ढक लिया, अपनी दिल की धड़कन को स्थिर करने की कोशिश करते हुए फिर से पुकारा। किसी ने जवाब नहीं दिया। मृत एक रेस्तरां में छात्रों के एक समूह ने अभी अभी ऑर्डर दिया था और वे एक मेज के चारों ओर बैठकर बातचीत करते हुए भोजन परोसे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रोफेसर लैम के सामने एक कप चाय रखी थी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पिया और बस अपने बगल में बैठे व्यक्ति को डांटा। हम इस बार प्रोफेसर वोंग से मिलने के लिए बहुत भाग्यशाली थे। वे स्कूल द्वारा आमंत्रित प्रोफेसर थे, उच्च गुण और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति थे। हमें बचाने की उनकी कोशिश की वजह से हमें सजा नहीं मिली। प्रोफेसर लैम के बगल में ली तुआन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुके हुए थे, मुफ्त मूली की प्लेट को घूर रहे थे। उनका चेहरा उदास था। हर कोई देख सकता था कि वह बहुत परेशान था। हर किसी को लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे मिस्टर लैम ने डांटा था। गांव जियानहोंग ली शुन के बगल में बैठ गया और आगे झुककर प्रोफेसर लिन से पूछा, प्रोफेसर, उस प्रोफेसर ने हमारी मदद क्यों की? और क्या? प्रोफेसर वांग की पृष्ठभूमि कैसी है? उन्होंने किस तरह के अजीब छात्रों को नहीं देखा है? क्या आप जानते हैं कि आपकी वजह से विशेषज्ञों के समूह और प्रायोजक के बीच कल रात लगभग बहस हो गई थी? गांव जियानहोंग ने कंधे उचकाए, फिर पीछे हट गए। प्रोफेसर लिन ने अपने बगल में बैठे व्यक्ति की ओर देखा जो मूली की प्लेट पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, फिर भी उसके शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। टीम का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर के रूप में उन्हें भी मामले को सुलझाने में मदद करने के लिए बैठक में घसीटा गया था, इसलिए उन्हें पता था कि यह मुख्य रूप से प्रोफेसर वोंग की बदौलत ही था कि लाई तुआन के समूह को सजा से छूट दी गई थी और वे प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र भी बने रहे। मीटिंग के बाद प्रोफेसर लिन ने आभार व्यक्त करने के लिए प्रोफेसर वांग से मुलाकात की। प्रोफेसर वांग ने उनसे कहा, ऐसा कर पाना यह साबित करता है कि यह छात्र बहुत होशियार है। वह निश्चित रूप से जानता है कि ये काम करना मेहनत की बर्बादी है, दूसरों को ठेस पहुंचाएगा और प्रायोजक कंपनी उसे सजा भी दे सकती है। लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया, क्यों? प्रोफेसर वांग ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वह युवा है। अन्याय के खिलाफ लड़ना युवा लोगों का स्वभाव है। इसके अलावा वह बहुत निर्णायक है। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहें तो हर नए उद्योग को पहले नींव बनाने के लिए किसी की जरूरत होती है। वे न केवल ज्ञात को चुनौती देना चाहते हैं, बल्कि अज्ञात को भी चुनौती देना चाहते हैं। हमारे देश के युवाओं में अब जिस चीज की कमी है,
वह है बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों और विश्वासों के लिए निर्णायक और बहादुरी से अज्ञात का सामना करने की क्षमता। मुझे याद है जब मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है, तो उसने जवाब दिया कि यह प्यार की वजह से है। मुझे लगा कि वह ऐसा नहीं कह रहा था, मजाक कर रहा हूँ। प्रोफेसर वोंग के चेहरे पर मुस्कान और भी चमक उठी। मैं ही हूँ जो अपने छात्रों को पढ़ाता हूँ, तो मैं उनके जुनून को क्यों बर्बाद करूँगा? प्रोफेसर लैम फिर से गहरी सोच में पड़ गए। इस समय प्रोफेसर वोंग द्वारा उल्लिखित अत्यंत निर्णायक छात्र कम दबाव उत्सर्जित करने वाली कुर्सी पर बैठा था। काओ जियानहोंग ने उसे धक्का दिया। अरे, तुम्हारा फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा है। ली शुन ने कुछ नहीं कहा। फोन उठाओ, शायद झोयू जाग गया हो। ली शुन ने ताई पर्वत की तरह स्थिर होकर व्यंग्य किया। काओ किएन होंग उनके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह समझते थे। सलाह के 2 वाक्यों के बाद उन्होंने और कुछ नहीं कहा। फोन 10 से ज्यादा बार बजा और आखिरकार ली जुन धीरे से उठकर बाहर चला गया। गाओ जियानहोंग ने उसकी पीठ की ओर देखा और समझदारी से मुस्कुराया। ली जुन ने फोन लिया और दालान में चला गया, जहां कई कर्मचारी खाना लेकर गुजर रहे थे। वह रुका और आपातकालीन निकास द्वार को धक्का देकर खोलते हुए अंत की ओर बढ़ता रहा। सीढ़ियों के मोड़ पर एक शेफ बैठा सिगरेट पी रहा था। ली तुआन को आते देख उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ली तुआन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और खुद ही दवा निकाल ली। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सीढ़ियों पर अंधेरा छा गया। अंततः उसने फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से सन्नाटा था। ली शुन ने ठंडी हंसी में कहा, क्या तुम्हें अभी भी मेरे पहले कहने का इंतजार करना होगा? दूसरी तरफ से फोन कई बार बजा और आखिरकार एक उलझन भरी आवाज आई। ओह, तुमने पहले ही फोन कर दिया है। ली शुन अवाक रह गई। लाइन के दूसरी तरफ झो यूं पूरी तरह से चौंक गया। ली जुन, मैं आज दोपहर सो गया। हाँ, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई और अपने आप बंद हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर आपका कॉल नहीं उठाया। हाँ, झो यू काफी नाराज था। वह स्पष्ट रूप से अपना गुस्सा दिखा रहा था। सब लोग, आप लोग कहाँ पार्टी कर रहे हैं? ली जुन ने रेस्तरां का पता पढ़ा। आना चाहते हो? हाँ, लेकिन उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। तो पार्टी के बाद क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और है? लाई तुआन दीवार से टिका हुआ था, एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़े हुए। उसकी लंबी टांगे एक दूसरे पर टिकी हुई थी। झोयू का सवाल सुनकर अंधेरे में उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा और उसने सहजता से कहा, हाँ। झोयू ने तुरंत पूछा, क्या बात है? ली शुन, तुलेना मुझे ढूंढ रही है। पतन की भावना 1000 मील के बांध के नष्ट होने जैसी थी। झो यून ने अपना सेल फोन पकड़ लिया। वह तुम्हें क्यों ढूंढ रही है? ली शुन ने अपना सिर दीवार से टिकाया, छत की ओर देखा और स्थान बताया। झो यून, क्या यह झील किनारे का वह रेस्तरां नहीं है जहां उसने हमें पहले खाने के लिए आमंत्रित किया था? हाँ। झो यून की आवाज में स्पष्ट रूप से चिंता थी। क्या तुम जा रहे हो? बेशक। उसने कहा कि उसे मुझसे कुछ कहना है। उसने अपनी घड़ी को उदासीनता से देखा। हमने पहले ही समय तय कर लिया है। मुझे खाना खाने से पहले वहां जाना होगा। झो यून घबरा गया। हाँ, पहले फोन रख दो। नहीं, ली शुन, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। झो यून की बात पूरी होने से पहले ही ली शुन ने फोन रख दिया। वह खुशी खुशी फोन को खिलौने की तरह पकड़े हुए दीवार से टिक गया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बहुत मतलबी। दीवार के दूसरी तरफ कोने में बैठा शेफ सिगरेट पी रहा था। उसकी तरफ इशारा करते हुए एक मोटे स्थानीय लहजे में बोला,
क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे ही बात करते हो? ली तुआन ने उसकी तरफ देखा। अभी नहीं। उसने फोन जेब में रखा और बोलना जारी रखा, मुझे उसे थोड़ा उत्तेजित करना चाहिए। वह पलटा और अपनी गर्दन रगड़ते हुए चला गया, यह नहीं जानते हुए कि वह शेफ से बात कर रहा था या बुदबुदा रहा था। बहुत देर तक दरवाजा खुला छोड़ना थोड़ा असहज है। चू वान ने ली तुआन को फिर से फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। लड़ाई शुरू करने से पहले ही हार मानकर उसने फोन रख दिया। वह आधी रो रही थी और आधी हंस रही थी, लेकिन उसका मूड सिर्फ 3 मिनट के लिए खराब हुआ और वह तुरंत बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसके मूड का तो जिक्र ही नहीं। आज उसने जो पैसे खर्च किए हैं, उसके बारे में सोचकर ही यह बात यूं ही टाली नहीं जा सकती थी। सुविधा के लिए चू वैन ने अपनी ऊंची एड़ी के जूते अपने बैग में रख लिए और उनकी जगह स्नीकर्स पहन लिए। दरवाजा छोड़ते ही उसने अपनी स्कर्ट उठाई और हवा की तरह दौड़ी, स्कूल के गेट तक बस पकड़ी और पिछली मीटिंग की जगह पर चली गई। अंधेरा हो चुका था। चू वैन ने कार की खिड़की से बाहर का नजारा देखा, चहल पहल भरा शहर, रंग बिरंगी रोशनियां। एक समय पर चू वैन को अचानक लगा कि वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसका उत्साह बढ़ गया। बहुत जल्दी गंतव्य पर पहुंचकर चू वान कार से बाहर निकला और चारों ओर देखने लगा। उसे अभी भी याद है कि कुछ समय पहले शाम को इस झील के किनारे खड़े होकर उसे कैसा महसूस हुआ था। लेकिन अब यह अभी भी झील थी, लेकिन अब वह रात नहीं थी। चू वान ने ली तुआन को खोजने के लिए बजरी के रास्ते का अनुसरण किया। एक पल में उसने अपना सिर घुमाया और चांद को ऊंचा लटकते हुए देखा। विलो की शाखाएं हिल रही थी। उसे अचानक लियू विन्ह की कविता विलो बैंक, वार्निंग मून, अर्ली मॉर्निंग विंड याद आ गई, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि वो लाम लिन्ह की इस कविता का एक बुरा अर्थ था, इसलिए उसने उस विचार को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने ली तुआन को कुछ ही दूरी पर देखा। वह गर्मियों में पहनने वाली छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहनते थे तथा अपनी मजबूत भुजाओं की रेखाओं को दिखाने के लिए आस्तीन को हमेशा कंधों तक ऊपर उठाते थे। चू वान को इसका आनंद लेने का समय नहीं मिला और उसने जल्दी से अपनी तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। क्या महिला शहीद तू अभी तक नहीं आई थी? बढ़िया। झोयू ने समय का फायदा उठाया, गहरी सांस ली और लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ा। ली जुन पत्थर के पुल की रेलिंग के पास विलो के पेड़ों में खड़ा था, हवा का आनंद ले रहा था। वह जल्दी आ गया था, काफी देर से इंतजार कर रहा था, इसलिए दूर का दृश्य देखकर ऊब गया था। अचानक उसने कुछ देखा, ध्यान से देखने के लिए अपना सिर झुकाया और अचानक चौंक गया। कुछ ही दूरी पर एक आकृति उसकी ओर दौड़ती हुई दिखाई दी, जैसे कोई अग्रणी सैनिक उत्सुकता से युद्ध के मैदान में भाग रहा हो। पहले तो ली तुआन को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसे पता चला कि यह सैनिक बहुत सुंदर लग रही थी। पोशाक बहुत नाजुक थी। पतली कमर के नीचे सुंदर लड़की के शरीर के चारों ओर रफल्ड लेस की एक परत थी। उसने सुंदर मेकअप किया था। उसके लंबे बाल बंधे हुए थे। क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ रही थी तो कुछ बाल नीचे गिर गए थे, जिससे उसका आकर्षण बढ़ गया था। उन आंखों में एक लड़की की सुंदरता थी जो उत्साह में थी, और साथ ही आगे क्या होगा, इसके इंतजार का तनाव भी था। जीवन से भरपूर लाई तुआन का चेहरा खुशी से भरा हुआ था और वह इत्मीनान से पत्थर के खंभे के सहारे झुका हुआ उसका इंतजार कर रहा था। चू वान को लगा कि उसने उसका अधिक आकलन कर लिया था। जैसे ही उसने लाई तुआन का शरीर देखा, उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। यह उत्साह नहीं है, यह उत्साह से भी अधिक जटिल भावना है। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके लिए ऐसी चीजें करना वास्तव में
उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। महिला शहीद तू के फोन कॉल की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई। एक नई बोझिल ड्रेस की वजह से जिसे मैं जिप नहीं कर पाई। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे की वजह से मैं ब्यूटी सैलून की कुर्सी पर लगभग सो गई। क्या आप यह सब जानते हैं? लानत है, तुम एक बूढ़े आदमी की तरह कपड़े पहने हुए हो जो खाना खरीदने के लिए बाजार जा रहा है। चू वैन का दिल आक्रोश से भर गया था, लेकिन जैसे जैसे दूरी धीरे धीरे कम होती गई, उसने उन स्पष्ट और शांत आंखों को देखा। उसने सोचा, चाहे वह कितनी भी नाराज क्यों न हो, वह सब जाने देगी। विलो की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी। झील की सतह लहरदार थी। ली तुआन चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। टैक्सी में चू वान ने पहले ही अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच लिया था, जैसे कि कहाँ से शुरू करना है, यह गणना करना कि किस विधि की सफलता दर सबसे अधिक है। लेकिन इस समय उसे पता चला कि वे सभी चीजें बेकार थी। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी, उसने हार मान ली थी। तो फिर इतना संकोची होना बंद करो, उसने खुद से कहा। अब दिखावा करने का समय नहीं है। जब बात यहाँ तक आ ही गई है, तो उसे अपने सच्चे विचार बता ही दो। वह आखिरकार उसके सामने खड़ी थी। ली जुन। उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी होती गईं, और उसने धीरे से हाँ कहा। झोंयू की आवाज कांप उठी। तुमने मुझे चुना है। उसने उसकी आंखों में देखा, उसके जिद्दी सुनहरे बालों को, और हमेशा बिना पलक झपकाए कंप्यूटर पर झुके रहने से उसकी थोड़ी झुकी हुई पीठ को। अंत में उसने एक गहरी सांस ली, अपनी छाती फुलाई, और प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल धोखा नहीं दूंगी। आंटी पास से गुजरी और उसे देखा। किनारे पर विलो की शाखाएं भी इस चौंकाने वाले राजसी कथन के कारण गतिहीन हो गईं। 10 सेकंड की चुप्पी के बाद ली शुन जोर से हंस पड़ी।